हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज हम जो वर्कशीट करने जा रहे हैं वो असेसमेंट से रिलेटेड रहेगी और ये वर्कशीट नंबर 4 रहेगी और 1 सितंबर 2021 की रहेगी, क्लास 9th की। और ये 20 मार्क्स की, जैसे कि आप जानते ही हैं। ठीक है, तो आप पहले जो है अगर आपने कर लिया है तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। बाकी एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो को। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये कह रहा है जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें 3 जो है एलिमेंट होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होती है लोकसभा। ठीक है, आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं, द पार्टी गेटिंग द मेजोरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। मतलब जिस पार्टी को मेजोरिटी मिल जाती है वो गवर्नमेंट बना लेती है। अब मेजोरिटी का मतलब पता है क्या है? जैसे अगर 100 सीट है तो अगर जिसको 51 सीट मिल जाएगी कम से कम, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है, तो उस पार्टी को हम मेजोरिटी कहेंगे। समझ में आ गया? आगे देखो, समटाइम्स अ कोलिजन गवर्नमेंट इज़ फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ मेजोरिटी। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो 100 सीट्स हैं और एक पार्टी को जो है वो 30 सीट मिलती है, दूसरी को 40 और तीसरी को जो 20 और एक अदर पार्टी को 10 मिलती हैं, तो आप देखेंगे किसी को भी 51 सीट्स नहीं मिली तो किसी की भी सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली। मेजोरिटी मतलब आधे से ज़्यादा सीट मिलना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ये जो अलग अलग जो पार्टीज़ है ना, ठीक है, ये अलग अलग पार्टीज आपस में जो है जॉइंट हो जाएंगी, ताकि इनके पास जो है 51 का आंकड़ा कम से कम इनके पास आ जाए। तो जैसे अब ये 30 और 40 अगर इनकी आपस में, ठीक है, मिलते ही है बात, तो ये आपस में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं और 51 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये सरकार बना सकते हैं। हो सकता है ये तीनों बना लें। ठीक है, कौन तीनों? ये और ये। ठीक है, तो 30, 20, 50 और 60 हो गए। हो सकता है ये दोनों बना लें। ठीक है, इस तरीके से कोई भी, मतलब अगर एक से ज़्यादा पार्टी मिलकर अगर सरकार बनाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिजन कहते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, द पॉलिटिकल पार्टीज विच अपोज द मेजोरिटी पार्टी। और ये कह रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी मतलब मेजोरिटी में नहीं आ पाती, उन सब पार्टी को हम क्या बोलते हैं? ऑपोजिशन पार्टीज कहते हैं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, जैसे यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, 20 है, 10 है, तो अगर मान लो ये दोनों जीत जाते तो ये अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिए, या जो 10 वाली वो भी कहलाएगी। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। याद रखना, लोकसभा में जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इस समय जैसे हमारे जो लोकसभा है उसमें जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, वो क्या है? हेड है। ठीक है, आगे सुनो, द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स अदर मिनिस्टर। देखो, प्राइम मिनिस्टर अकेले सारे काम नहीं कर सकते, तो इसलिए वो दूसरे मिनिस्टर को जो है वो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे हेल्थ मिनिस्टर किसी को बना दिया, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, इस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली बहुत सारे चेंज कर दिए गए। जैसे धर्मेंद्र जी जो है उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया है ना। हु टेक चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस के चार्ज, मतलब उसको संभालते हैं और इस तरीके से उसके रिलेटेड काम करते हैं। तो अगर आपने पैसे अच्छे से समझी है, थोड़ा टाइम लगाया है, देखो ये टाइम ज़रूर लगाओ। असेसमेंट है, केवल यही नहीं करना, आपको पेपर की भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो प्लीज़ भी टाइम लगाओ, थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, और फटाफट देखो पहला क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म बाय। आपको बताना है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो किससे बनती है। तो आपने अच्छे से देखा, इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है और आप सबने सही किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट पे आ जाइए। ठीक है, साथ साथ बताइए जिन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑफ द 2 और मोर पार्टीज इन द एब्सेंस ऑफ ए मेजोरिटी इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि अगर मेजोरिटी नहीं होती, एब्सेंस होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं तो आप स्पीड जो है तेज़ कर सकते हैं। यूट्यूब में 3 डॉट होती हैं, ठीक है, उससे कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर मेजोरिटी जो है ना, अगर वो नहीं है तो जो गवर्नमेंट बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? वन पार्टी कोलिजन, या 1 और 2 दोनों, या नन ऑफ, तो उसे कोलिजन गवर्नमेंट कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोलिजन गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर, जो वो किसको सिलेक्ट करता है? मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर, सभी को करता है, तो डी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसका क्या था? बी। ठीक है, और इसका क्या था? डी, डी फॉर डॉग वाला। ठीक है, आगे देखिए,
उसके बाद नेक्स्ट है द अपोजिशन पार्टी विच अपोज द मेजोरिटी पार्टी इन ए पार्लियामेंट इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि जो अपोजिशन पार्टीज होती है ना, ठीक है, जो मेजोरिटी के अपोज होती है, मतलब जो जीत के नहीं आते, उसे हम क्या बोलते हैं, अपोजिशन या रूलिंग या बोथ या नन ऑफ, तो हमें उसे अपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको अच्छे समझा दिया था और आपने सही किया होगा और सही बताया होगा। ये कह रहा है कि जो रूलिंग पार्टी होती है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो रूलिंग पार्टी है ना, तो रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, तो ये कह रहा है उसको हेड को क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। अभी आपको हमने अच्छे से बता दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाइए। अब ये क्वेश्चन है, ये आपको जो है रिटन फॉर्म में आपको करने हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, और आपका हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो पहले आपको वो पार्ट करना है, फिर ये सेकंड पार्ट आप इसे कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया है विच मीडियम सोर्सेज आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो ये कह रहा है कि अगर हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जानना है तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम जान सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर देखिए, और अगर आपको लग रहा है कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो आप जो है चैनल को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है, आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो देखिए, फॉलोइंग मीडियम या सोर्सेज दोनों में से आप एक लिख सकते हैं, स्लैश डाल दीजिए। ठीक है, आर हेल्पफुल इन नोइंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड टाइम्स। तो हिस्टोरिकल साइन, एंशिएंट स्टोन टूल्स, ह्यूमन रिमेन्स मतलब मनुष्य के जो अवशेष होते हैं, और केव आर्ट जो गुफाओं में जो आर्ट होती है ना, कला वगैरह, वो सब। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने ये करे हैं, जुड़ने का यही करें। आपको अगर और अच्छे से आता है तो और भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप केवल मेरे ही करें। ठीक है, आगे देख लीजिए, क्योंकि मेरा मेन मकसद केवल एक गाइडेंस देने का है, थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाए और आप और अच्छा सा कर लें। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 7th, हाउ आर द डिसीजन ऑफ द पीपल रिस्पेक्टेड इन अ डेमोक्रेसी। ये कह रहा है जो डिसीजन जो लोगों के होते हैं उसको डेमोक्रेसी में किस प्रकार से रिस्पेक्ट दी जाती है। देखो, आपको पता होगा इब्राहिम लिंकन की आपने डेफिनेशन भी इसने होगी, डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी में किस प्रकार से लोगों की रिस्पेक्ट होती है उससे हम जानेंगे हम आंसर के थ्रू। ठीक है, आप आंसर देखिए। देखिए, इन अ डेमोक्रेसी द पब्लिक इज रिस्पेक्टेड इन फॉलोइंग वे। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी के अंदर जो पब्लिक है उसकी रिस्पेक्ट होती है, कैसे होती है। पहला, इन अ डेमोक्रेसी ओनली द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल इज़ वैलिड। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पीपल के थ्रू ही गवर्नमेंट जो है ना वो इलेक्ट होती है, मतलब बिना पीपल के गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती है। तो रिस्पेक्ट हुई ना कि इतनी लोगों की पावर है कि लोगों की पावर के बिना गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती। दूसरा, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, ऑर्डर्स और एसेट्रा, मतलब और भी हो सकते हैं, आर मेड बाय द गवर्नमेंट, जो भी बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, और फॉर द पब्लिक ओनली, मतलब जितने भी सारे काम होते हैं वो सब पब्लिक के लिए किए जाते हैं, हुई ना रिस्पेक्ट पब्लिक की। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। ये कह रहा है जो डेमोक्रेसी है ना वो पॉलिटिकल इक्वलिटी के ऊपर बात करती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। हियर द सम स्टेटस इज अवेलेबल टू ए सोशली पुअर एंड इलिटरेट एज द रिच एंड एजुकेटेड पीपल है। कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए एक जैसा स्टेटस है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप ये जो चौथा पॉइंट है इसके साथ ज्वाइन करके कर देना। ठीक है, 3 मार्क्स का तो 3 में रहेगा, आप अलग भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वलिटी के बारे में बताया तो ये इसका थ्रू हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। आप ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी अगर आपको कुछ और नया ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हैं, कुछ हटाना है तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ प्लेड द मेन रोल इन स्प्रेडिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। मतलब नेशनलिज्म की स्पिरिट को जो है बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए सबसे मेन रोल किसका माना जाता है। ठीक है, अब इसका आंसर आप देखिए। देखिए, सबसे पहले मैंने नेशन बताया है। नेशन कैन बी डिपिक्टेड एज ए ग्रुप ऑफ पीपल। नेशन क्या है, लोगों का समूह है। ठीक है, नेशन कैन बी आइडेंटिफाइड, नेशन को हम पहचान सकते हैं
एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो ऊपर लिखा है एज अ ग्रुप ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन सर्टेन कंट्री, जो एक सर्टेन कंट्री के अंदर रहते हैं, ठीक है, अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है, जो एक जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रहते हैं, जैसे हमारे इंडिया की एक पूरी बाउंड्री है, ठीक है, उसमें रहते हैं। हियर देयर इज़ एन एगरनेस टू टाई द थ्रेड ऑफ यूनिटी। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या होती है नेशन की, कि सब लोग बंद कर रहना चाहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को की कदर करते हैं, ठीक है, उम्मीदों को एक दूसरे की समझते हैं इस तरीके से। तो द बिगेस्ट रोल इन स्प्रेडिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, इसलिए मैंने पहले स्टेटमेंट दिया कि ताकि इसके थ्रू ही हम बता पाएंगे कि जो नेशनलिज्म की जो सबसे बड़ी जो उसको फैलाने के लिए जो है ना वो है कम्युनिटी, ठीक है, कौन है, कम्युनिटी में जो उसके मेंबर हैं, ठीक है, मतलब कम्युनिटी मतलब समूह होता है ना, नेशनल इज द कम्युनिटी स्पिरिट फाउंड अमंग द मेंबर ऑफ द नेशन। तो सबसे बड़ी जो है ना वो कौन है, मेंबर ऑफ द नेशन है, जो ताकत देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने संगठन बना हुआ है, जो हमने देश बनाया ना, ताकत देते हैं, सबसे बड़ी कौन है, मेंबर ऑफ द नेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है, मैं इसमें भी ये कहूँगा आपको और ऐड करना, आप और ऐड कर सकते हो, नहीं तो इतना सफिशिएंट है, बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, स्पिरिट वाला आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं 9th क्वेश्चन। तो 9th में बोला गया है, हाउ डिड द यूरोपियन हु केम टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी टर्न फ्रॉम मर्चेंट टू पॉलिटिकल पावर डिस्क्राइब। ये कह रहा है कि जो 17th सेंचुरी में ये जो यूरोपियन इंडिया के अंदर आए थे, किस तरीके से ये एक व्यापारी से पॉलिटिकल पावर में आ गए, मतलब सत्ता में आ गए, कैसे आ गए ये, आओ इसका आंसर देखें। आंसर देखिए अब इसका, यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी, ठीक है, 17th सेंचुरी में इंडिया में आए, एंड ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे टूक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसका एडवांटेज लेने लग गए, प्रिवेलिंग इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर पहले से थी, ठीक है, एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, और फिर अपना प्रभाव दिखाने लग गए। फिर विद द डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद क्या हुआ, टाइम चेंज होता रहा, तो जो मुगल एम्पायर है उसकी पावर जो है भटकती चली गई, और क्या हुआ उस समय जो है मराठा, सिख, जाट नवाब्स ऑफ द अवध इन बंगाल एक्सेट्रा, ये सब जो है अपने अपने पावर अस्तित्व में आते चले गए। फिर इससे क्या हुआ, द फॉरनर हु हैड केम टू डू यूरोपियन बिजनेस, जो फॉरनर मतलब जो यूरोपियन जो है इंडिया के अंदर व्यापार करने आए थे, ठीक है, उन्होंने इसकी अपॉर्चुनिटी, इसका फ़ायदा उठाया, एंड दस यूरोपियन बिकेम पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द मर्चेंट इंडिया। इस तरीके से वो पावर में आ गए और मर्चेंट से क्या बन गए, पावर में आ गए। समझ में आ गया होगा आपको, और अच्छे से आप नोट कर लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर अभी भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा, ठीक है, तो 2-3 बार सुनेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, तो आप उसे बना कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट एफर्ट वर मेड टू शेयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी इन द पार्लियामेंट एक्सप्लेन। ये कह रहा है कि जो पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है ना, ऑल सेक्शन में सारे आ जाते हैं, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ठीक है, जो वीमेन है, ये सारे के सारे इनका सबका जो पार्टिसिपेशन है ना वो बढ़े, ठीक है, मतलब जो हमारे पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, उसमें इनका रोल बढ़े और ये अपने लिए काम कर सके और अपने जैसे लोगों के लिए काम कर सके। तो क्या से इनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है, क्या क्या एफर्ट हुए हैं, ठीक है, इनके पार्टिसिपेशन, इसके रोल को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या हुआ है, तो उसका आंसर देखो। अब आप देखिए, 84 सीट्स ऑफ द लोकसभा हैव बीन रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, क्या क्या हुआ, 84 जो सीट्स हैं लोकसभा की वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दी गई, 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए की गई, ठीक है, ये हुआ ना कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, रिसेंटली अभी अभी द सजेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वीमेन हैज़ आल्सो बीन इंट्रोड्यूस, मतलब जो औरतें हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए भी, उनकी सीटें को आरक्षित करने के लिए संसद में बात चल रही है अभी, ठीक है। और ये कह रहा है 60 years एगो देयर वर ओनली 4% वीमेन इन द पार्लियामेंट। देखो 60 साल पहले जो है वो केवल 4% वीमेन थी पार्लियामेंट में, ठीक है। टुडे देयर पॉलिटिकल शेयर इज़ 9%, और अब जो है इनका शेयर जो है 9% हो गया है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है तो कम, लेकिन एक अच्छा इंडिकेटर है। देखो ये जो जितने भी सारे क्वेश्चन है आप जो आपकी बुक से आराम से मिल जाएंगे, और जो वर्कशीट में है उसमें सारे थे, ठीक है।
तो आप उनको अच्छे से किया करो, चैप्टर को अच्छे से पढ़ा करो, ये आपको बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, एज द अवेयरनेस इंक्रीजेज इन द कंट्री, जैसे जैसे अवेयरनेस जो है वो बढ़ती जाएगी कंट्री के अंदर, द पॉलिटिकल शेयर ऑफ द पीपल ऑफ द ऑल सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी विल आल्सो इंक्रीज, और जो लोगों का जो पॉलिटिकल शेयर है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई, होप आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।